हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स के लिए रंगमंच सब्जेक्ट पे। इसका जो यूनिट 4 है, इसका हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। संवाद वाचन यानी कि जो डायलॉग्स होते हैं उसको कैसे बोला जाता है, इस पे डिस्कस करेंगे। और शारीरिक अभ्यास और सीन वर्क का विस्तृत परिचय, इन सारे टॉपिक को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। इसकी ये जो रंगमंच सब्जेक्ट है, इसकी सारी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। एक बार सिलेबस को देख लीजिए। आज हम करेंगे 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर, और इस वीडियो के बाद आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सारी यूनिट सारे चैप्टर करवा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं संवाद वाचन। संवाद का मतलब क्या होता है? डायलॉग्स। और वाचन का मतलब होता है उसको बोलना, यानी डायलॉग्स को डिलीवर करना, ठीक है। आप देखते हो कि जो रंगमंच में जो नाटक होता है उसमें जो कलाकार होते हैं उनके अपने अपने डायलॉग्स होते हैं, तो वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं, यानी संवाद बोलते हैं। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर है। तो देखिए, नाटक जो एक दृश्य विधा है, यानी एक ऐसी विधा है जिसमें हमको दृश्य देखने को मिलते हैं, यानी हम उसको देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो ये तभी सार्थक माना जाएगा नाटक जब इसे दर्शक रंगमंच पर देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो कहने के लिए नाटक आप बुक खरीद सकते हो किसी नाटक की, और आप बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो एक तरह से सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस नाटक को सार्थक तब माना जाता है जब आप उसको रंगमंच में देखो, जब ना कि उसको पढ़ो, ठीक है। नाटक का रंगमंच पर साकार होना ही सार्थकता का मापदंड है, यानी कि जब नाटक रंगमंच पे प्रस्तुत किया जाता है तो समझ लो वो सार्थक हो गया, यानी कि जो उसका उद्देश्य था वो उसका पूरा हो गया, यानी दर्शक उसको देख चुके हैं। जब तक नाटक अपने लिखित रूप में होता है तब तक वह नाटककार की रचना है, यानी कि जब नाटक लिखित रूप में है तब वो एक मात्र एक रचना है। लेकिन जब उस रचना को रंगमंच पे प्रस्तुत कर दिया जाता है कलाकारों के द्वारा, तब वो क्या हो जाता है? एक नाटक हो जाता है या नाट्य कला हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब नाट्य लेख से प्रस्तुति आलेख में बदलता है तब नाटककार के साथ साथ निर्देशक की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझनी है। शुरू में क्या था? जब वो लिखित रूप में था तब वो केवल क्या था? एक रचना थी। लेकिन जब ये लेख प्रस्तुति आलेख में बदल जाता है। प्रस्तुति आलेख का मतलब है, यानी आलेख का मतलब होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। यानी कि ये जो नाटक होता है ये कलाकारों के लिए एक स्क्रिप्ट होती है। इसको ये कलाकार पढ़ते हैं और उसको क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, यानी प्रेजेंट कर देते हैं। तो तब नाटककार के साथ साथ निर्देशक की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट आती है ना किसी के हाथ में, किसी निर्देशक के हाथ में, किसी कलाकार के हाथ में, तो फिर सभी की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कलाकार को भी उसको पढ़ के करना है, निर्देशक को उसको करवाना है, तो सबकी जिम्मेदारी हो जाती है यहाँ पे। वे नाटक के चुनाव से लेकर और नाटक को प्रस्तुत करना, यानी अंतिम दिन तक निरंतर रंग प्रस्तुति के संदर्भ में कार्यरत रहता है। ये मैंने आपको दूसरे तीसरे यूनिट में आई थिंक बताया हुआ है कि जो शुरू में क्या होता है? एक स्क्रिप्ट होती है केवल, ठीक है। जब स्क्रिप्ट दे दी जाती है तो उसको सभी क्या करते हैं? पढ़ते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद उस पर रिहर्सल होती है, जो कि पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से लास्ट में जाके वो रंगमंच पे प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि कई सारे स्टेप से होकर गुजरता है, तब जाके वो एक नाटक के रूप में सामने लाया जाता है। तो शुरू वाले दिन में, यानी जब स्क्रिप्ट को चुना गया है, तब से लेकर अंतिम दिन, यानी कि जब उसको प्रेजेंट कर दिया गया, रंगमंच पे जाके उसकी प्रस्तुति हो गई है, तब तक सभी इस पे कार्यरत रहते हैं। और एक नाटक को प्रस्तुत करने में 2-2, 3-3, 4-4 महीने की मेहनत होती है, ठीक है। एकदम से नहीं हो जाता कि एकदम से तैयारी हो जाएगी, बहुत तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए। और उसका एक महत्वपूर्ण कार्य उचित पात्र का चुनाव एवं उनकी भूमिकाओं का निर्धारण भी होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब निर्देशक के हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो फिर वहाँ से निर्देशक की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि उसके अंदर जो कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर को किसको वो पात्र बनाना है, यानी उसके पास जो कलाकार हैं उन कलाकारों को वो रोल देगा कि भाई इसको इसका रोल करना है, इसको दूसरे का रोल करना है, इसको महिला का रोल करना है, या जो भी है इस तरीके से। तो ये निर्धारण होता है। जब ये कार्य हो जाता है तब अभिनेता का मुख्य कार्य संवाद याद करके उनका वाचन करना होता है, यानी कि जब ये सब कुछ हो जाता है तब जो अभिनेता होता है उसका काम शुरू हो जाता है। अभिनेता का काम क्या है ये समझिए। अभिनेता क्या करता है? स्क्रिप्ट को पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, जितने भी उसके अंदर संवाद हैं, जो डायलॉग्स हैं, उसको याद करेगा, और उसके बाद स्टेज पे उसका वाचन करेगा, यानी डायलॉग्स को डिलीवर करेगा। संवाद जो है वो नाटक को एक विशिष्ट विधा के रूप में, एक विशिष्ट विधा का रूप दे देता है, क्योंकि नाटक जब भी आप अगर कभी देखोगे तो उसके कुछ संवाद ऐसे होते हैं, कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो आपके मन में बस जाते हैं, और कई वर्षों तक आप उन डायलॉग्स को भूल नहीं पाओगे, ठीक है। यानी ये डायलॉग्स जो होते हैं, संवाद जो होते हैं, वो किसी नाटक को विशिष्ट विधा का रूप देते हैं।
साहित्य की अन्य जो विधाएं हैं, जैसे साहित्य की विधा हो गई, कहानी हो गई, कविता हो गई, ठीक है, यात्रा वृत्तांत हो गए, संस्मरण हो गए, आत्मकथा हो गए, बहुत सारी विधाएं होती है साहित्य की। तो अन्य विधाओं से नाटक इसलिए अलग है क्योंकि वह पाठ्य, दृश्य और श्रव्य तीनों रूप में उपलब्ध रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो नाटक है ये एक ऐसी विधा है, ये तीनों रूप में उपलब्ध है। इसको आप पढ़ भी सकते हो, इसको आप देख भी सकते हो, इसको आप सुन भी सकते हो। इसीलिए क्या है, ये बिल्कुल विशिष्ट है, या फिर आप इसे कहोगे ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जो आचार्य भरत मुनि हैं, इन्होंने भी अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में अभिनय पर विस्तार से चर्चा की है और अभिनय के 4 प्रकार बताए। इन चारों प्रकारों पे हमने डिटेल में वीडियो बना के आपको बताया हुआ है। आंगिक हो गया, वाचिक हो गया, सात्विक हो गया और आहार्य हो गया, ये सारे बताए हुए हैं, ठीक है। और राधा वल्लभ त्रिपाठी जो है वो क्या कहते हैं, ये समझिए। ये कहते हैं कि वाचिक अभिनय का संबंध संवाद वाचन से है, ठीक है। यानी जो वाचिक अभिनय होता है, जिसमें डायलॉग्स डिलीवर होते हैं, डायलॉग बोले जाते हैं, उसका मतलब ही इन्होंने संवाद वाचन से जोड़ दिया है। वे बताते हैं कि संवाद बोलते समय भाव, शब्द, वाणी, इसका तालमेल जो है वो जरूरी है, आवश्यक होना चाहिए, ठीक है, सभी में। संवाद वाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अभिनेता यानी जो कलाकार होता है उसको अपने किरदार यानी जो पात्र वो निभा रहा है उसकी स्थिति का भली भांति से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए रामलीला का मंचन किया जा रहा है, ठीक है, उसको एक नाटक का रूप समझिए। अब उसमें जो राम जी का किरदार निभाएंगे, जो भी कैरेक्टर निभाने वाला है, ठीक है, उसको अपने किरदार यानी राम जी के चरित्र के बारे में, उनके बचपन के बारे में, बड़े होने के बारे में, हर चीज़ मतलब उनको A to Z पता होनी चाहिए। अपने किरदार के बारे में जितने अच्छे से वो समझेंगे उतना ही अच्छे से क्या होगा, उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है, स्टेज पे जाके। उन्होंने स्वर को विशेष स्थान दिया है क्योंकि इन्हीं के द्वारा भाव प्रदर्शन संभव बन पाता है, ठीक है। स्वर जो है महत्वपूर्ण है, स्वर नहीं होंगे तो फिर भाव कैसे अपने हम दूसरों के सामने रख पाएंगे। और जो स्वर जो बोले जाते हैं उसमें उतार चढ़ाव की ये प्रक्रिया नियमित अभ्यास के द्वारा ही संभव है। क्योंकि देखिए, डायलॉग्स जो होते हैं ना, आपको मान लो लिखित में दे दिए गए, आप केवल उसको पढ़कर अच्छे से नहीं बोल पाओगे। आपको आपकी जो लय होगी, जो आपका स्वर होगा, जो आपके बोलने के तरीका होगा, उसमें उतार चढ़ाव का ध्यान रखना है। कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना, कहाँ पे तेज आवाज़ में बोलना है, कहाँ कैसे बोलना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे आती है, अभ्यास से, यानी कि प्रैक्टिस के द्वारा आती हैं। लेकिन यदि उनका संवाद वाचन स्पष्ट नहीं है तो दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लो आप नाटक देख रहे हो और आपके सामने कलाकार नाटक कर रहे हैं और उनके नाटक खेलते वक्त उनके जो संवाद है वो क्लियर ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं वो किस तरीके से बोल रहे हैं, तो वो आपको कैसे प्रभावित कर पाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। टूटा फूटा शब्द हो गया, या जिस शब्द का अंत ना हो, या ध्वनि और अक्षरों का गलत उच्चारण करना, ठीक है, अधूरे व्यक्ति के समान ही होता है एक तरह से, आप ये मानिए। टूटे फूटे शब्द वगैरह ये सब इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कभी भी। संवादों का नियमित अभ्यास से, अनुकरण करते हुए वाचन से अभिनय को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी जो संवाद होते हैं उस पर रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, अनुकरण करना है। यानी कि कोई बोलता है आपके सामने संवाद, तो उसको आपको सुनना है और उसको फॉलो करना है, ठीक है। अनुकरण का मतलब फॉलो करना। और अभिनय को प्रभावशाली बनाया जा सकता है अगर ये प्रैक्टिस होगी और अनुकरण होगा, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा अभ्यास होगा तो वो प्रभावशाली बन पाएगा। अच्छी आवाज़ कला और कलाकार दोनों के लिए वरदान है। आवाज़ अच्छी होना ईश्वरीय वरदान हो सकता है, पर उसका किस तरह और कब कैसे प्रयोग करना है ये मानव पे निर्भर करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अच्छी आवाज़ होना आपको पता है कि कलाकार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आवाज़ अच्छी है तो कलाकार को उसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन आवाज़ अच्छी होना ये हमारे हाथ में नहीं है। जो मेरी आवाज़ है वो मेरी है, जो आपकी आवाज़ है वो आपकी है, ठीक है। हम सभी को आवाज़ जो है वो ईश्वर से मिली है, यानी ये ईश्वर का वरदान है। हो सकता है किसी को अच्छी आवाज़ मिली हो सकता है किसी को अच्छी आवाज़ ना मिली हो, ठीक है। ये हमारे ऊपर नहीं, ये ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि आवाज़ जो है उसका प्रयोग कब और कैसे करना है, ठीक है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक अच्छा अभिनेता या अभिनेत्री जो है वो वाचन पर नियंत्रण होना उसका बहुत आवश्यक है। यानी उसका जो डायलॉग है उस पर उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, ठीक है। रंगमंच में प्रस्तुति देते समय उसकी यही कला उसे प्रभावी या अप्रभावी बना सकती है। मान लो कोई जो कलाकार है वो रंगमंच पे चला गया, अगर उसके वाचन पे नियंत्रण है, उसको डायलॉग्स याद है, उसकी जो उसको वाचन की कला है उसके अंदर, तो वही उसको प्रभावी बना सकती है। या फिर अगर उसमें कला नहीं है तो वो उसका अप्रभावी भी बना सकती है।
और नाटक में ये ध्यान दिया जाता है कि जो अंतिम सीट पर बैठा हुआ दर्शक है उस तक आवाज़ जो है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, यानी जो लास्ट में बैठा हुआ दर्शक है उसे भी आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देनी चाहिए, ठीक है, जो भी कलाकार मतलब जो भी एक्टिंग कर रहा है वहाँ पे, और भाव के साथ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और भाव तक पहुँचाना, भाव के साथ पहुँचाना, ये कलाकार के लिए चुनौती हो जाती है। कलाकार जो है वो संवाद के द्वारा नाटककार और निर्देशक की परिकल्पना को मंच पे साकार करता है, क्योंकि जो नाटककार है, जो नाटक को लिखने वाला है, उसने तो भाई नाटक लिख के अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब शुरू होती है निर्देशक की जिम्मेदारी की, उसको उसे नाटक के रूप में सबके सामने दिखवाना है, ठीक है, सबको मतलब इंट्रोड्यूस कराना है उससे आगे। इन्हीं पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। दर्शक तक नाटक को पहुंचाने का माध्यम जो होता है वो होता है एक्टर, यानी अभिनेता। जो कलाकार होते हैं वो दर्शक तक पहुंचाते हैं नाटक को, और जो हमारे जो कलाकार हैं इनकी संप्रेषण की जो ठीक है स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनका संवाद वाचन जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। और संप्रेषण जो होता है वो दो तरह के से कार्य करता है। एक तो होता है शाब्दिक, ठीक है, और एक होता है गैर शाब्दिक। शाब्दिक में क्या होता है, हम तो सीधा बोल देते हैं। आप देखोगे कि डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, जबान से बोले जा रहे हैं, मुंह से बोले जा रहे हैं, तो वो शाब्दिक हो गए। लेकिन कई जगह पे हाव भाव देखे जाते हैं जो गैर शाब्दिक होते हैं, यानी कि हाव भाव के जरिए भी, मतलब उसमें एक्टिंग में हाव भाव, हाथ पैर मुंह, ठीक है, मुद्रा वगैरह, ये सारा का सारा आपको पढ़ाया हुआ है। तो इनके द्वारा भी एक्टिंग की जाती है जो कि गैर शाब्दिक होती है, ठीक है, जिसको अशाब्दिक भी कहा जाता है। अब बात करेंगे संवाद वाचन की प्रक्रिया 4 तरह से प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहले क्या है, तात्कालिक वाचन। इसमें क्या होता है समझिए, तात्कालिक वाचन नाम से ही पता लग रहा है, तात्कालिक यानी अर्जेंट कुछ होगा, तो समझिए इस विधि का प्रयोग जो है वो संवाद वाचन के दौरान सुधार करते रहने की प्रक्रिया में किया जाता है। इसमें क्या होता है, अभिनेता अभिनेत्री जो है वो निर्देशक के द्वारा दिए गए निर्देशों और अवस्थाओं में चरित्र के अनुसार बोलने का अभ्यास करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो संवाद होते हैं बोले जाते हैं, उसी दौरान अगर उसमें कुछ कमी होती है तो उसको सुधारा जाता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। इसमें जो अभिनेता हो गया या जो अभिनेत्री हो गई, और जो उनको जो निर्देशक होता है यानी डायरेक्टर जो होता है वो उनको निर्देश देता है, ठीक है, डायरेक्शन देता है कि ऐसे ऐसे तुम्हें करना है, इनको उसको मानना पड़ता है और चरित्र के अनुसार बोलने का अभ्यास करना होता है। यानी यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है एक तरह से, समझिए, ठीक है। इसके बाद होता है सुनियोजित वाचन। सुनियोजित यानी पूरी प्लानिंग के तहत। तो इसमें अभिनेता अभिनेत्री जो है नाटक के पाठ का सुनियोजित तरह से वाचन करते हैं, यानी पूरे प्लानिंग के तहत इसमें बातें करते हैं। इसमें नाटक की स्क्रिप्ट के अनुसार ही संवाद वाचन की प्रक्रिया को तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका पांडुलिपि वाचन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, केंद्र बिंदु नाटक की पांडुलिपि होती है, यानी स्क्रिप्ट हाथ में रखी जाती है, और वाचिक जो है अभिनय हेतु अभिनेता हो गया या अभिनेत्री हो गई, वो नाटक के पाठ की तैयारी जो करते हैं वो कॉपी लेकर, ठीक है, वाचन का अभ्यास करते हैं। यानी हाथ में अपने स्क्रिप्ट रख लेते हैं और फिर डायलॉग्स बोलते हैं। फिर धीरे 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 करके जब उनको याद होने लग जाते हैं तो वो उसको छोड़ देते हैं कॉपी को। नेक्स्ट आपका स्मृति वाचन। स्मृति मतलब याद होता है, ठीक है, जो हमारी याद में बस जाए, स्मृति में बस जाए। तो इस विधि में अभिनेता जो होता है स्क्रिप्ट में लिखित अपने संवादों को अच्छी तरह याद करता है। जब उसको अच्छे से याद हो जाते हैं उसके पश्चात वो प्रदर्शन उसका करता है, ठीक है, यानी प्रदर्शन से पहले उसकी प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, और प्रस्तुति के दिन अपनी स्मृति के आधार पर वाचन करता है। अब देखिए, जिस दिन रियल में नाटक कर रहा होगा ना वो कलाकार, उस दिन वो हाथ में स्क्रिप्ट लेके नहीं जाएगा कि हाथ में पढ़ पढ़ के बोलेगा डायलॉग, ऐसा नहीं होता। ये सब पहले होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, उस दौरान होता है, ठीक है, पांडुलिपि, सुनियोजित और ये तत्कालिक, इस तरीके की चीज़ों में। लेकिन जब रियल में करना होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ही उसको डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं अपनी स्मृति के आधार पर, यानी याद करके। नेक्स्ट है आपका शारीरिक अभ्यास। शारीरिक अभ्यास को देखते हैं। देखिए, भरत मुनि जो है इन्होंने नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार बताए थे, ठीक है। चारों प्रकार जो है हम यूनिट 2-3 इससे पहले वाली यूनिट में पढ़ चुके हैं, और उसमें से एक था आंगिक अभिनय, और आंगिक अभिनय में ही शारीरिक की क्रियाएं वगैरह आती है, तो इसीलिए हम आंगिक पे अभी फोकस करेंगे, उसको समझेंगे। इन्होंने अभिनय के 6 अंग भी माने थे, ठीक है, वो 6 अंग माने थे जिसमें सिर, हाथ, कटी, वक्ष, पार्श्व, चरण, इन सभी अंगों का उल्लेख हो जाता है। यानी कि सिर के जरिए भी हमारा अभिनय होता है, हाथ के जरिए भी होता है, ठीक है, ये सब बताया हुआ था। और 6 उपांग के साथ मिलकर आंगिक अभिनय को प्रस्तुत करते हैं, ये भरत मुनि ने बताया था। तो भरत मुनि जो है इन्होंने अच्छे अभिनेता के लिए शरीर, यानी शरीर पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए, और मस्तिष्क, इन तीनों तत्वों को मेन माना था, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पे उसका अच्छा कमांड होना चाहिए। शरीर को सबसे पहले साधना, शरीर जो है वो सबसे पहले साधना है, और इसलिए शरीर की भाषा जो होती है, जिसे हम देह की भाषा भी कहते हैं, ठीक है, इसके लिए अभ्यास करें।
अब यहाँ पे क्या आपको समझाया जा रहा है कि जो कलाकार होता है उसको उसका जो शरीर होता है वो सुडौल होना चाहिए। आपको पता है ना कि जो आपके एक्टर वगैरह होते हैं वो अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनके शरीर जो है वो लचीलापन हो उसके अंदर, ठीक है, उनकी बॉडी देखने में अच्छी हो, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो शरीर, अभिनय वालों के लिए शरीर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जैसे कि डांस वगैरह होता है उसमें भी वो भी एक तरह से देह की भाषा यानी शरीर की भाषा ही होती है। नाटक में एक अभिनेता के पास खुला स्पेस होता है पूरा, वो अपनी कल्पनाशीलता से कुछ भी गढ़ पाने में समर्थ होता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस जरूरी है उसके लिए। और इन सब में पहला जो है वो है योग। अभिनेता का शरीर जो है लचीला होना चाहिए, ठीक है, जिसमें वह चरित्र के अनुसार अपने शरीर को ढाल ले। अगर उसका शरीर लचीला नहीं है तो बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिसको वो कर ही नहीं पाएगा, इसलिए उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए, ठीक है, योगा वगैरह करना चाहिए, अपने शरीर को लचीला बनाना चाहिए, ताकि जैसा भी कैरेक्टर उसको निभाना उसके अकॉर्डिंग ढाल ले। तो जैसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह में क्या होते हैं, कई बार जो कुछ हीरो होते हैं अपना वजन 10-10 किलो तक बढ़ा लेते हैं, कई बार अपना वजन 10-10 किलो तक घटा लेते हैं, कुछ रोल के लिए, कुछ कैरेक्टर के लिए, जैसा वो कैरेक्टर था वैसा दिखने के लिए। इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये है पाश्चात्य। पाश्चात्य दृष्टि से अभिनय के 5 अंग माने गए, ठीक है। जो पश्चिमी अगर हम नज़रिए से देखें तो इन्होंने अभिनय के 5 अंग माने हैं। इसमें मुख अभिनय हो जाएगा, मुंह के द्वारा, शरीर अभिनय, गति, वेग और वाणी के द्वारा अभिनय, ये इसके 5 प्रकार हो गए। जो स्टेनली हैं ये क्या कहते हैं, इसे समझिए, ये कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा के तत्वों और शरीर के तत्वों को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी आत्मा और शरीर के तत्व जो है वो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अनेक तरह के शारीरिक अभ्यास, योगासन, तैरना, कुश्ती करना, ठीक है, दौड़ना, घुड़सवारी, प्राणायाम, जिम्नास्टिक, इन सभी का नियमित अभ्यास आवश्यक है। एक जो कलाकार होता है उसके लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होती है। मन को शांत और एकाग्र रखने के लिए, शारीरिक रूप से गतिमान बने रहने के लिए, ठीक है, उसको शारीरिक अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो ये कौन कह रहा है? ये पाश्चात्य कह रहा है, यानी जो पश्चिमी जो नाटक के लिए उन्होंने ये कहा है। नाटक में अभिनय के लिए शारीरिक अभ्यास बहुत जरूरी होता है। लगातार अभ्यास और अच्छे मार्गदर्शन के कारण क्या होता है, एक अभिनेता जो होता है उसको अपना जो हुनर है उसको निखारने के लिए उसको टाइम मिलता है, ठीक है, वो निखार सकता है। रंगमंच की दुनिया में जो अनाड़ी है, यानी जिसको कुछ नहीं आता, वो भी अगर कठिन अभ्यास करे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे और अच्छा उसको मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छी सलाह मिल जाए, तो उसके माध्यम से वो खिलाड़ी बन सकता है। यानी अनाड़ी से क्या बन जाएगा? खिलाड़ी बन सकता है, अगर उसको अच्छा मार्गदर्शन और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो मिल जाए। प्रतिभावान अभिनेता या अभिनेत्री जो है वो भी बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? ताकि उनकी प्रतिभा जो है और ज़्यादा निखरे। और पात्र को विभिन्न चरित्रों में स्वयं को ढालने का अभ्यास अभिनय कला का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें वो कई बार क्या होता है, जो कलाकार होता है कई बार उसको नेत्रहीन का भी कैरेक्टर निभाना पड़ता है, कई बार बधिर का, नशेड़ी का, अपाहिज का, इन सब की भी भूमिका निभानी पड़ती है जैसा जैसा उसका रोल होता है। तो इसलिए उसको ऐसा होना चाहिए कि वो हर परिस्थिति के लिए अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल सके, उसका अभिनय मतलब हर तरह के लिए हो। शारीरिक अभ्यास ऐसी ही चुनौतियों से निपटने का एक कारगर तरीका है, और ये अभ्यास के तरीके जो हैं वो कलाकार को अभिनय की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार करते हैं। अगर कलाकार, ठीक है, योगासन करता है और दौड़ता है, शरीर को लचीला बना के रखता है, तो वो जरूर कामयाब होएगा। नेक्स्ट है आपका अभ्यास की कुछ क्रियाएं। अब अभ्यास की बहुत सारी क्रियाएं हैं, देखिए कुछ भी हो सकता है, इसमें बहुत सारी हैं। तो इसमें से देखिए, जैसे कि जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे एकाएक टहलना, ठीक है, और अपने साथ कार्य कर रहे जो अभिनेता हैं उन पे ध्यान देते रहना, सभी के मध्य में कम से कम 4-5 फुट की दूरी होना, ये अभ्यास की कुछ क्रिया हो सकती है। फिर शरीर का संतुलन बनाने का प्रयास करना, हवा में टांग उठाना, एक टांग पे खड़े रहना, घुटने की तरफ झुकना, उसको घुटने को मोड़ना, शरीर के आगे पीछे झुकना, चक्कर लगाना, यानी ये सब तरीके हैं शारीरिक क्रियाएं। ये अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके हमारा शरीर जो है वो लचीला बनेगा। कल्पना करना और कल्पना के अनुसार अभ्यास करना, ठीक है, कथा और कमर, कोहनी, घुटना, पैर के जोड़, इन सब पे ध्यान देना। यहाँ पे कंधा आएगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, कथा हो गया, ये कंधा होएगा, ठीक है। कंधा, कमर, कोहनी, घुटना, पैर के जोड़, इन सब पे ध्यान लगाना। शक्ति के लिए कलाबाजी के प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। स्ट्रेचिंग अभ्यास करना, ग्रुप में बिना बात किए एक साथ उछलना कूदना। दर्पण की क्रीड़ा, ठीक है, 5 इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना। सूर्य नमस्कार,
तो ये सब जो है, इन सब क्रियाओं को अगर करा जाए तो शरीर जो है कहीं ना कहीं लचीलापन बन सकता है। और एक एक्टर का शरीर जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी तभी तो बनेगी, तभी तो लोग उसको पसंद करेंगे। तो आप देखते हो ना कि जो हीरो हीरोइन होते हैं वो अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, ठीक है। इसीलिए करना पड़ता है उनको, उनको खुद के लिए नहीं, उनको हमारे लिए करना पड़ता है, ताकि वो अच्छे दिखेंगे तभी हम उनको पसंद करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताइए आपको। इसके बाद है सीन वर्क। सीन वर्क से आशय है दृश्य अध्ययन, यानी उसकी तैयारी करना। देखिए कोई भी सीन अगर करना है तो सीन के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, स्टेज को सजाना पड़ेगा, जिस तरीके की उस सीन में कार्यवाही है उन सब चीज़ों को वहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा, ठीक है, सारे उपकरण वगैरह। तो ये नाटक के पक्ष यानी प्रस्तुति से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, जिसका संबंध जो है वो निर्देशक और अभिनेता या अभिनेत्री से होता है। सीन वर्क में होता क्या है, देखिए इसमें पात्र की भूमिका से संबंधित जो स्थिति होती है उसका बहुत ध्यान से अध्ययन किया जाता है। उसके जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही स्टेज को सजाया जाता है, यानी दृश्य बनाया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है। और दृश्य बंद का ये मिला जुला रूप आप इसको कह सकते हैं। इसमें दृश्य बंद में दृश्य सज्जा यानी पूरी उसकी सजावट होगी और उसके द्वारा एक सीन को निर्धारित किया जाता है। देखिए स्टेज में क्या होता है, आपको अलग अलग सीन दिखेंगे, अलग अलग सीन में जो स्टेज में कई तरह की चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आप देखते हो ना, पर्दा गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है तो कुछ लोगों को दिखता नहीं, वो पीछे तैयारी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सामान वामान उठा के इधर उधर करके सीन तैयार कर देते हैं। तो यही आपको बताया जा रहा है। और इसी तरह दृश्य अध्ययन द्वारा अभिनेता अभिनेत्री जो है वो दृश्य का निर्माण करते हैं, दृश्य का अध्ययन करते हैं, उसके बाद फिर वैसा ही सीन बनाते हैं। फिर उसमें रिहर्सल वगैरह होती है, पूर्व अभ्यास होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और सीन वर्क की प्रक्रिया में अभिनेता अभिनेत्री को संवाद की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग दृश्य तैयार करने को कहा जाता है। अलग अलग जैसे जैसे डायलॉग्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये दृश्य बनाने पड़ते हैं और अपने साथी अभिनेताओं के संग मिलकर दृश्य का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। और उसमें सभी अभिनेता अभिनेत्री जो है अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, उसको अपने नाटक को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को पसंद आए और अपने अभिनय कला को निखारने का प्रयास करते हैं। तो ये सब सीन वर्क के अंदर आ जाता है। और प्रस्तुति, जब प्रस्तुति होती है नाटक की, तो प्रस्तुति प्रक्रिया में जब निर्देशक द्वारा कलाकारों का चयन कर लिया जाता है, उसके बाद उनकी भूमिका दी जाती है कि भाई किसको कौन सा कैरेक्टर निभाना है। इसके बाद उसकी रिहर्सल की प्रक्रिया चलती है, खूब उसमें बहुत ज़्यादा अभ्यास किया जाता है। रिहर्सल जो है वो सीन वर्क का मेन हिस्सा होता है, क्योंकि रिहर्सल ज़रूरी है और इस बात का निर्देशक भी समझता है और वो भी चाहता है कि जो उसके अभिनेता अभिनेत्री हैं वो भी इस बात को समझे, क्योंकि जब सब समझेंगे इसको कि रिहर्सल कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो जाके उनका जो अभिनय है वो लोगों के सामने पसंद किया जाएगा, ठीक है। पूर्वाभ्यास जो होता है उसमें पहला दिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। इस दिन क्या होता है, निर्देशक सभी पात्रों को स्क्रिप्ट की एक एक कॉपी देता है और उनको बताता है भाई कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, सारी चीज़ें उनको बताई जाती है, कब खड़े होना है, कैसे खड़ा होना है, ठीक है, कौन सी रंग सामग्री लगेगी, एक एक चीज़ उनको बताई जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था ये खत्म हो गया। देखिए बुक में बहुत ज़्यादा डीप दिया हुआ है, तो पेपर में आपको उतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लो, पेपर में आपको लिखना लिमिटेड वर्ड के अंदर ही है। तो जितना आपको बताया इसको अच्छे से समझ के जाना और पेपर में करके आना, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।